Hello students, today we are going to start our new chapter and that is chapter number 3 genetics and this is video number first. Before starting this chapter, just go through introduction what we are going to study in this chapter. So we will study in this chapter about genetics and heredity. So genetics basically is a branch of science in which we study about heredity and the variation occur बिटवीन डिफरेंट जनरेशन्स। यानी कहने की बात यह है कि जेनेटिक्स साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किस तरह की खासियतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं और साथ के साथ जो फर्क दिखाई देता है हमें पहली और दूसरी तीसरी जनरेशन्स के बीच में, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स होते हैं या वो ट्रेट्स होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट मेंडलिज्म। तो इसमें मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेंडल ने जो लॉज बनाए थे आपके हेरिडिटी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, कि मेंडल अपने परिश्रम में क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों उन्हें सफलता हासिल हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि भाई दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे जीव जंतु थे, उसके बावजूद जो मेंडल हैं उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना, इस बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी दैट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म ऑल्सो हैपेंड, यानी कि देखिएगा कि मेंडल ने जो अपने हेरिडिटी के जो नियम बताए थे या आनुवंशिकता के जो नियम बताए थे वो छपा भी, लोगों को पता भी चला, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ, यानी कि पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेहनत की और जब उन्होंने इस चीज़ को छापने की कोशिश की तो पता लगा कि मेंडल ने ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें पहले ही पता लगा ली थी। तो इस तरीके से मेंडल के द्वारा दिए गए जो नियम है वापस सत्यापित हुए और फिर हम आज मॉडर्न साइंस में इसको जेनेटिक्स की फील्ड के में यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं जो नियम आपके मेंडल ने दिए थे। फिर जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत इजी जरूर है लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसी बार बार इस्तेमाल होंगी जो पूरे चैप्टर में चलेंगी। तो वो टर्म्स जब तक याद नहीं होंगी हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे और उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए टर्मिनोलॉजीज का याद होना, उनका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो चैप्टर है ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो वैसे बहुत आसान है, 1 या 2 या 3 बार आप रिवाइज करेंगे इन टर्मिनोलॉजीज को तो बहुत आसानी से समझ में आएंगी और ऊपर से जब मैं इसको समझाऊंगा आपको स्लाइड्स के रूप में तो आपको वैसे ही रट जाएंगी। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देन जब एक बार हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे, टर्मिनोलॉजीज यानी कि जो आपके शब्द हैं, खास तौर से साइंटिफिक वर्डिंग्स हैं पर्टिकुलर मीनिंग वाली, एक बार जब याद हो जाएंगी तो फिर हम मेंडल्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन्होंने बताए थे कि जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो खासियतें ट्रांसफ़र होती हैं वो किस आधार पे होती हैं। तो इसके उन्होंने 3 नियम बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। ठीक, और ऐसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 जो लॉ थे इन्होंने मेंडल ने दिए थे। एंड एट लास्ट इन द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और आखिरकार में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम क्यों पढ़े मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, यानी ऐसा क्या हमें मिल जाएगा या ऐसा क्या फ़ायदा हो जाएगा जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब इस पोर्शन में पहुंचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इनहेरिटेंस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो वी कैन सी in a family that offspring resemble with their parents sibling also resembles each other। कि देखो हम हमारे परिवारों में, घरों में देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन वो काफ़ी हद तक अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं और वहीं के साथ साथ ही अपने भाई बहनों में भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। समटाइम्स पेरेंटल कैरेक्टर्स आर सीन इन देयर children and sometimes children show characters of their grandparents। तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें उनके माता पिता के लक्षण या गुण दिखाई देते हैं, तो कई बार उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यानी कि दादा दादी या नाना नानी के लक्षण दिखाई हमें देते हैं। दिस हैपेंस एज
some feature of parents and grandparents passes to one generation to another जनरेशन। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माता पिता हो या हमारे दादी हो या नाना नानी हो, इनके कुछ खास जो ट्रेड्स होती हैं, खासियतें होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें, ये देखिएगा कुछ पिल्ले हैं, तीन तीन, ठीक है। तो ये हूबहू अपने माँ बाप जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ जो लक्षण हैं इन्होंने अपने माँ बाप से हासिल किए हैं। वहीं पे दोनों बहनों की बारे में देखा जाए तो दोनों के देखो बालों के रंग अलग हैं, लेकिन उनकी आंखों का रंग नीला है, ठीक है। दैट मीन्स उनमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो समानता के रूप में जो दिखाई दे रहा है कि आंखें नीले रंग की है, तो हो सकता है इसे पिता के या माता के जो गुण हैं ये बच्चों में ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि माता या पिता में से किसी एक की आंखें नीली रही होंगी और वही गुण बच्चों में ट्रांसफ़र हो गए आगे की पीढ़ी में। देन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअल में है क्या भला और एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या। तो हेरिडिटी की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो देखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के द्वारा जो कैरेक्टर्स हासिल किए जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी के द्वारा अपने से पूर्व की पीढ़ी से कुछ गुण और लक्षण हासिल किए जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। डिफरेंस इन ट्रेट कैरेक्टर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएशन। वहीं पे जहाँ दो बच्चों में समानताएं दिखाई देती हैं, माँ बाप और बच्चों में समानताएं दिखाई देती हैं, वहीं पे बहुत सारी असमानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो असमानताएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो अभी जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि आपकी बायोलॉजी की वो शाखा, यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोगों में हो या जीव जंतु में हो या पेड़ पौधों में हो, उनके अंदर पाई जाने वाली हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी कि उनमें पाए जाने वाले, यानी जो लक्षण पास हुए हैं या फिर जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, या उनमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी उनमें जो अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके जेनेटिक्स कहलाता है। तो देखिएगा, अगर हम इसको इस कार्टून की मदद से समझना चाहें तो बहुत सिंपल सा है कि देखिएगा, एक महिला और पुरुष जब शादी करते हैं तो उनके दो संतानें होती हैं। तो माँ के जैसे बाल हो गए हैं, पिता जैसे बाल हैं लड़की के, लेकिन आगे चल कर ये शादी करते हैं तो इनकी संतानों में उनके माँ बाप जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं पे जो दूसरा यानी कि जोड़ा था बच्चों का, ठीक है, उनके भी जो बच्चे हुए उनमें उनके माँ बाप जैसे लक्षण और उनके दादा दादी जैसे लक्षण भी देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उसे तो हम कहते हैं हेरिडिटी, और इसके बारे में अध्ययन करना आपका जेनेटिक्स कहलाता है। आई थिंक आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नाउ द टर्म जेनेटिक वाज यूज्ड बाय बैटसन इन 1905। तो देखिए, जेनेटिक्स जो शब्द है ये पहले डिक्शनरी में नहीं हुआ करता था। इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा 1905 में किया गया था पहली बार। दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। तो देखिएगा, ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये पहली बार बैटसन ने 1905 में इस्तेमाल किया था और इसे एक ग्रीक शब्द जीन से लिया गया था। द टर्म हेरिडिटी वाज कॉइन्ड बाय स्पेंसर इन 1863। ऐसे ही जो आपकी हेरिडिटी नाम का जो शब्द है उसे 1863 में स्पेंसर नाम के व्यक्ति ने खोजा था। ग्रेगोर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की या उसके फील्ड की, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल को ही जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीन्स की स्टडी की थी या हेरिडिटी की स्टडी की थी और पता लगाया था कि कैसे खास लक्षणों में बच्चों में माता पिता के किस किस तरह के जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। He was the first person who studied about heredity and proposed the law of inheritance। जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने बताया था
कि किस तरीके से जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या इंसान हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, और उसके आधार पे उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, यानी कि आनुवंशिकता के कुछ नियम बताए थे। नाउ जस्ट लेट्स स्टडी अबाउट द ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो देखिएगा, मेंडल लिखना था, मैंने मेनल लिख दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेंडल कर दीजिएगा। बड़ी मिस्टेक है फिर भी। He was born on 22nd July 1822 in Silesian village Hazendorf, province of Austria। तो देखिएगा, इनका जो जन्म है 22 जुलाई 1822 में सिलिसियन नाम के गांव में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया नाम के एक देश के राज्य हैजेंडॉर्फ में हुआ था। आज की डेट में ये जो जगह है चेक रिपब्लिक के नाम से जानी जाती है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल का। मेंडल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो आप इसको सही जरूर कर लीजिएगा जब नोट्स बनाएं। आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री इन फिलोसफी इन 1842 ही बिकम अ मॉन्क ऑफ चर्च इन ब्रून, ऑस्ट्रिया। तो देखिएगा, इन्होंने क्या था कि इनके पिता वगैरह की जो डेथ है वो ऐसे टाइम में हो गई थी जब ये बहुत छोटे थे और बहुत गरीबी में पले। तो चर्च के जो कुछ लोग थे, उन्होंने इनको काफ़ी हेल्प किया पढ़ने लिखने में, और लास्ट में लिटरली जब थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने फिलोसफी में कॉलेज से डिग्री हासिल की 1842 में। और उसके बाद ब्रून नाम का एक शहर है जहाँ पे, जो कि ऑस्ट्रिया में ही है, और वहाँ पर एक चर्च में ये मॉन्क की तरह यानी कि पादरी की तरह काम करने लगे। तो हालांकि टीचर बनना चाहते थे, लेकिन क्या है, ये ओरल एग्जामिनेशन फेल हो गए थे, एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे, रिटर्न में पास हो गए थे लेकिन ओरल में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह गई, और उनको फिर चर्च में ही एज ए मॉन्क काम करना पड़ा। Initially, he conducted experiment on mice, but due to offense of bishop in church, he postponed this experiment। तो देखिएगा, शुरुआत में तो क्या है, उन्होंने बस देखने के लिए कि यार ये क्या कहते हैं, इस तरीके से, यानी कि जैसे कोई चितकबरा यानी रेड कलर का या ब्राउन कलर का डॉग है, वो वाइट कलर के डॉग के साथ संतान पैदा करता है, पिल्ले पैदा करता है। तो उन्होंने देखा कि भाई कि उनके कलर यानी जो पिल्लों के कलर है माँ बाप जैसे ही हैं, यानी कोई सफ़ेद होगा तो कोई ब्राउन कलर का होगा, दूसरे किसी कलर के पिल्ले उनको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले चर्च में ही कुछ चूहों को पाला और उनके ऊपर परीक्षण करना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो अगर काले चूहों को सफ़ेद चूहों के साथ क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो जो संतानें पैदा होंगी वो किस तरह की होंगी। इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन देखिएगा, एटीन्स की बात है, उस टाइम समाज में अंधविश्वास बहुत था, और ख़ास तौर से यूरोप की बात की जाए तो उस समय यूरोप में बाइबल के आधार पे सारी चीज़ें मानी जाती थी, और बाइबल में इन चीज़ों की सख्त मनाही है, ठीक है, तो टैबू माना जाता था। तो क्या हुआ कि उनका जो चर्च था ब्रून का, तो वहाँ बिशप जो थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और वो नाराज़ हो गए इनसे। तो लिटरली बात ये हो गई थी कि भाई या तो वो अपने काम को कंटिन्यू करते, और उसके बाद उनको कंटिन्यू करते तो उनको क्या कहते हैं चर्च से बाहर निकाल दिया जाता। अब चूंकि उनके पास ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी, और ऊपर से वैसे भी अनाथ थे, तो ऐसे केस में उनको अपना ये एक्सपेरिमेंट जो है बीच में ही छोड़ना पड़ा डर की वजह से। Later he conducted experiment on pea plant in garden of church for 7 years, 1856 to 63। तो बाद में जब एक बार जब इनके क्या कहते हैं अड़ंगा लग गया और एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कतें आने लगी, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पी प्लांट को उगाते हैं, यानी कि मटर के पौधे को उगाते हैं, वो भी चर्च के गार्डन में। और ऐसा उन्होंने क्या किया, लगातार 7 साल तक पी के जो प्लांट्स हैं यानी कि जो मटर के पौधे हैं उनको उगाया 1856 से लेके 1863 तक, और उनकी गणनाएं की, उनके बारे में अच्छे से स्टडी की। ठीक, तो देखिएगा, अब पेड़ पौधों के पर ये परीक्षण कर रही थी, किसी को पता ही नहीं लगा। मज़े की बात ये है, क्योंकि कभी हम सोच नहीं सकते ना कि पेड़ पौधों को क्रॉस कराया जा सकता है, और इतना उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी कि एक्चुअल में सब सोचते थे कि मेंडल पागल हैं, शायद पी प्लांट से बात करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो वो उन्हें सन की समझते थे उस टाइम।
जबकि हकीकत में ये था कि जो मेंडल हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपने परीक्षणों को उसमें करने में लगे हुए थे, उसमें बिजी थे, और ऐसा उन्होंने लगातार 7 साल तक किया, और ये बहुत बड़ी बात है और एक तरह की तपस्या है, लेकिन तपस्या का फल मिला देखिएगा आगे चल के। तो रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल, तो देखिए अब मेंडल ने ये जो परीक्षण किए उसका जो डाटा निकल के आया, उसका जो एनालाइज निकल के आया, एनालिसिस किया तो उन्होंने जो उनके स्टैटिस्टिक्स निकल के आए वो चौंकाने वाले थे और सिमिलर थे। तो कुछ खास वजह थी जो मेंडल सक्सेसफुल हुए, सफल हुए, उसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या कहता है, द मेन रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल इज हिज पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एज ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट रेगुलरली फॉर 7 years। तो देखिएगा सबसे पहली बात, उनके सफल होने का सबसे बड़ा राज था उनका धीरज, ठीक है, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, और हार्ड वर्क, उनके द्वारा किया गया अथक परिश्रम। क्यों? क्योंकि 7 साल तक किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, साथ के साथ दृढ़ निश्चयी होना और मेहनती होना भी ज़रूरी है। तो देखिएगा सबसे पहला कारण तो यही है कि जो आपके मेंडल थे वो काफ़ी धीरज वाले, काफ़ी दृढ़ निश्चयी और मेहनती थे, और उन्होंने 7 साल तक लगातार ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिसकी वजह से उन्हें ये सफलता हासिल हुई। दूसरी खास बात क्या है, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन ट्रेट एट वन टाइम ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, यानी उन्होंने जब प्रयोग किए तो प्रयोग करते टाइम उन्होंने बहुत सारी खासियतों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक ट्रेट यानी एक खासियत पे ध्यान दिया और उसके बारे में ही स्टडी किया। जैसे कि पेड़ की लंबाई और उसके बौनेपन की बात है तो उन्होंने इन चीज़ों पे ही ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि फूल किस रंग का है या फली जो है वो किस रंग की है या जो बीज हैं वो कैसे बन रहे हैं। उन्होंने इन चीज़ों पे ना ध्यान दे करके सिर्फ एक खासियत पे ध्यान दिया। तो जब एक चीज़ पे ध्यान रहेगा तो बेटर रिजल्ट हासिल होगा, सीधी सी बात है। He did careful statistical analysis of all data he collected during experiment that led to mathematical foundation of his founding। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने जो भी डाटा तैयार किया, जो भी उन्होंने लिखित रूप में चीज़ें अपने पास लिख करके रखी, जो रिकॉर्ड रखा, उसको उन्होंने स्टैटिकली एनालाइज किया, यानी ग्राफ वगैरह की मदद से एनालाइज किया। और इस जो क्या कहते हैं एनालिसिस जो इन्होंने किया था, इसकी मदद से जो चीज़ें सामने आई उसको मैथमेटिकली क्या किया जा सकता था, रखा जा सकता था, यानी दिखाया जा सकता था। यानी कि गणित की मदद से इस चीज़ को साफ तौर पे समझाया जा सकता था। और साइंस की किसी भी खोज का जो मेन क्या कहते हैं आपका यूं मान के चलेगा सार जो होता है वो मैथमेटिकल फाउंडेशन ही होता है। यानी कि साइंटिफिक किसी बात को हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकें तो उस पे मोहर लग जाती है और वो मान्य हो जाती है। तो देखिएगा जो हमारे मेंडल हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया जो सारा डाटा है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, जिसकी वजह से बाद में उसको मैथमेटिकली भी क्रिएट कर करके उस रिकॉर्ड को समझाया जा सका, और यही इनकी सफलता का कारण था मेन। ठीक, फिर बात करें, ही वॉज केयरफुल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, देखिए दुनिया भर के पेड़ पौधे मौजूद हैं लेकिन उन्होंने पी प्लांट ही चुना, यानी कि जो पौधा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना वो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो क्या क्यों चुना इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी विल स्टडी दैट ही डिड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द ऑल ऑफ द डाटा एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा सबसे पहली बात, जब भी उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो जितना भी उनका रिकॉर्ड बना उसका स्टैटिस्टिकल एनालाइज किया, यानी कि ग्राफ वगैरह की मदद से उसको समझने की कोशिश की। His research was published in Annual Magazine of Bruns Society of National History in 1885। तो देखिएगा आपके ब्रून सिटी के अंदर एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेशनल हिस्ट्री। तो इसकी एक क्या कहते हैं, इस सोसाइटी का एक मैगजीन छपता था, एक एनुअल मैगजीन छपता था। उसमें मेंडल के द्वारा लिखा गया जो जो इनके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है उसे 1885 में छापा गया। हिस रिसर्च वाज पब्लिश्ड, टाइटल्ड है, ये टिल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटल्ड करिएगा, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा उनके द्वारा जो रिसर्च किया गया था
वो आपके ब्रोंस सोसाइटी ऑफ नेशनल हिस्ट्री के एनुअल मैगजीन में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से छपा। बेस्ड ऑन हिज रिसर्च ही गेव 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच इज नोन एज मेंडलिज्म। और अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने 3 लॉज, 3 कानून बनाए, किसके 3 नियम बनाए इनहेरिटेंस के, यानी कि आनुवंशिकता के, जिसको आज की डेट में मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा इस पूरे चैप्टर में हमें 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ही पढ़ने हैं और बहुत इजी हैं, बस कान खोल के रखने हैं और कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, फट से खत्म हो जाएगा ये। ही पास्ड अवे ऑन 6 जनवरी 1884 और उनकी जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1884 में। फिर आगे बात करें सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट की, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना। तो देखिएगा इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था ही नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं अपने रिकॉर्ड में कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना। तो देर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट टेल अस व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, देर इज जस्ट एन अजम्पशन दैट। तो देखिएगा कि कोई खास कारण तो नहीं पता, और ना ही मेंडल ने अपने रिकॉर्ड में या अपने डाटा में किसी तरह की बात बताई कि भाई उन्होंने पी प्लांट यानी मटर का पौधा ही इस काम के लिए क्यों चुना। बस कुछ अजम्पशन हैं, कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। और उनमें से एक मान्यता कहती है कि पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट, सो स्टडी कैन बी कंडक्टेड ऑन मैनी जनरेशन ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। सबसे पहली बात कि जो आपका पी प्लांट होता है, मटर का पौधा होता है, वो वार्षिक पौधा होता है, तो 6 महीने में ही तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो पी प्लांट के ऊपर यानी कि छोटे टाइम पीरियड में ही, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बहुत सारी छोटी छोटी जो यानी कि बहुत सारी जनरेशन के बारे में, बहुत सारी जो उनके यानी कि पीढ़ियों के बारे में छोटे टाइम पीरियड में ही अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि कुछ ही समय अवधि में 2 या 2 से अधिक या 3 या बहुत और अधिक क्या कहते हैं जनरेशन यानी कि पीढ़ियों के बारे में स्टडी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा एक आम के पेड़ के ऊपर ये करते तो आम के पेड़ को बड़ा होने में 5-7 साल लग जाते हैं, फिर उसमें फल लगेंगे, फल से फिर बीज होंगे, बीज से फिर नया पौधा बनेगा, यानी कि 3 या 4 पेड़ उगेंगे, इतने में तो आदमी खाली हो लेगा, खत्म हो लेगा। लेकिन वहीं पे पी प्लांट 6 महीने के अंदर ही कम्प्लीटली रेडी हो जाते हैं और बीज दे देते हैं, और उनसे फिर अगले 6 महीने में नई पीढ़ी तैयार की जा सकती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में पी प्लांट से नए पौधों को हासिल किया जा सकता था और बहुत ही छोटे पीरियड में उनकी अलग अलग पीढ़ियों के बारे में अध्ययन किया जा सकता था। तो हो सकता है इसी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही चुना। फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो बोथ सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन कैन बी डन। अब मज़े की बात क्या है कि जो आपका पी प्लांट है यानी कि जो आपका मटर का पौधा होता है उसमें उगने वाला जो फूल है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि नर और मादा हिस्से दोनों ही फूल के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में सेल्फ पोलिनेशन यानी कि उसी पौधे के उसी फूल के द्वारा पोलिनेशन किया जा सकता है या क्रॉस पोलिनेशन भी किया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे मटर के पौधे के फूल से भी पोलिनेशन किया जा सकता था। तो देखिएगा सेल्फ पोलिनेशन के लिए तो दिक्कत नहीं है क्योंकि फूल के अंदर खुद ही क्या है, पोलन ग्रेन्स भी मौजूद हैं और क्या कहते हैं फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है। तो जब मधुमक्खी वगैरह बैठेगी या हवा चलेगी तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स उड़ करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और जो आपका पोलिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता था जिसे कहा जाता था आर्टिफिशियल इमैस्कुलेशन। तो आर्टिफिशियल इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता था कि जो मेंडल है, जो मेल पार्ट होता था फ्लावर का यानी कि जो नर हिस्सा होता था यानी कि पोलन ग्रेन वाले जो पोर्शन होते थे, ठीक है, उनको काट दिया करते थे, हटा दिया करते थे और फिर अपनी मर्जी से किसी दूसरे फूल के पोलेंस को ला करके स्टिग्मा पे छिड़क दिया करते थे, फूल के यानी फीमेल पार्ट पे छिड़क दिया करते थे, जिससे कि वो अपनी मर्जी से पोलिनेशन कर पाते थे। यानी कि एक तरीके से भगवान की तरह भगवान बन गए थे, वो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पैदा करना या मारना ईश्वर के हाथ में होता है। तो फिलहाल पी प्लांट्स की किस्मत किसके हाथ में थी, आपके मेंडल के हाथ में थी। वो जैसा चाह रहे थे वैसी संतानें पैदा करवा रहे थे मटर के पौधों से। फिर पी प्लांट हैव मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेबल एंड इजीली आइडेंटिफाइड। दूसरा, पी प्लांट में दुनिया भर के अलग अलग खास गुण पाए जाते हैं या फिर खास लक्षण पाए जाते हैं जो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं।
जैसे कि उसके फूलों का, जैसे मटर के जो फूल होते हैं या तो पर्पल कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कुछ मटर के पौधे बहुत लंबे होते हैं तो कुछ बौने होते हैं, तो दूर से देख करके ही हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ऐसे फलियों का रंग हो गया या फिर उसके दानों का रंग हो गया या फिर टहनियों में जो फूल लगते हैं उसका तरीका हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके पी प्लांट के अंदर हैं जो कि आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो माना जाता है कि इन सब गुणों के रहते ही पी प्लांट को मेंडल ने चुना था। वैसे हकीकत किसी को नहीं पता। So it is all about today. In next video we will study furthermore. Till then, bye.